महिला करीब 600 करोड़ की मालकिन होती है दोस्तों। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि 4 बेटियां लगातार जन्म देती हैं उसके यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बेटियों से असंतुष्ट थी। उसको एक बेटे की कामना थी और इसी कामना को लेकर वो जमाने में या अपने घर में भी परेशान रहा करती थी। अचानक उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से होती है जो कि उसे एक बच्चा होने का आश्वासन देती है। इसके बाद उस खूबसूरत लड़की की शादी पहले हो जाती है एक आईएएस अफसर से। 4 बेटियां जन्म लेती हैं। 4 बेटियों के जन्म लेने के बाद जब उस इंसान से मुलाकात होती है उसकी, तो वह अपने पति को, एक अफसर को तलाक देने के बाद उस इंसान के पास चली जाती है और देखती है कि अचानक एक दिन उस इंसान के पास गई हुई थी जिसके पास वो रह रही थी, उसका एक दिन नौकर आता है और चाय में कुछ ऐसी दवा मिलाकर पिलाता है उसको, जिसके कारण उसको नींद आने लग जाती है। जब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक लकड़ी के बने हुए ताबूत के अंदर पाती है। और इसके बाद होता है दोस्तों, वो बड़ा झटपटाती है, परेशान होती है और निकलने की वहाँ से हर एक संभव कोशिश करती है। और इसके बाद वह कम से कम 35 महीनों तक उसी ताबूत के अंदर रहती है। जब इस बात का खुलासा होता है तो मजिस्ट्रेट और बड़े बड़े अफसरों की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है, जब निकाला जाता है तो एक ऐसा मंजर सामने आता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद लोगों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो आज वही एक नौजवान महिला की मौत की वो कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करती हुए आज की हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो कहानी है वह है कर्नाटक प्रदेश की। और कर्नाटक प्रदेश की एक राजधानी लगती है बेंगलुरु, जिसे कुछ समय पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, आज बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। तभी आज़ादी के समय का सिलसिला था। आज़ादी मिली हुई थी भारत को। उसी समय रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो वहाँ पर एक मुस्लिम राजा थे जिनका नाम था इस्माइल, राजा इस्माइल, जो कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। 1947 को उनके यहाँ पर एक पोती जन्म लेती है जिसका नाम रहता है सकेरे खलीली। सकेरे खलीली नाम की जब वो लड़की उनके यहाँ पर जन्म लेती है, बड़ी बेहद खूबसूरत लड़की थी। जब उसकी जन्म हुआ उसके घर में, तो घर परिवार वालों ने अच्छी खासी खुशियाँ मनाई। जो घर में एक जश्न का माहौल था वो बरकरार रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, जो सकेरे खलीली है वह जवान होती गई। अब उसके शादी की चर्चाएं चलने लगी। तो एक उसके परिवार का ही लड़का था जिसका नाम था अकबर मिर्जा। अकबर मिर्जा एक आईएएस अफसर था। उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी ठीक ठाक तरीके से चल ही रही दोस्तों। यहाँ पर अब उनके यहाँ पर बच्चे पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अकबर है और सकेरे खलीली है, दोनों प्रेम मोहब्बत से रहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो इस कारण वो कहीं ना कहीं दुखी भी रहा करती थी। तभी शादी का कुछ समय बीत जाता है, 4 बच्चे हो जाते हैं जो कि लड़कियां थीं दोस्तों। अब 1983 का समय आता है तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है रामपुर। और रामपुर में जो अकबर मिर्जा है, इसके रिलेशन में एक शादी थी। तो अकबर मिर्जा एक पढ़ा लिखा अफसर था। उसकी ड्यूटी अक्सर विदेश मंत्रालय में लगती थी, जो कि विदेश में अमेरिका जैसी सिटियों में जो भारत के जो रहने वाले जो पुलिसकर्मी रहते हैं, जो तो वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो इस कारण इस शादी में नहीं पहुँच पाया। तो अपनी पत्नी है उसकी, जो अकबर की, सकेरे खलीली, उसको कॉल करता है कि रामपुर जाना है तुमको शादी में, और मैं इस शादी में शामिल नहीं हो सकता हूँ। तभी दोस्तों होता है क्या, 1983 में वो सकेरे खलीली अपनी 4 बच्चियों को लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर आती है। और रामपुर में आने के बाद शादी को अटेंड करती है। तमाम लोगों से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि सर कहाँ पर हैं, अकबर कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि वो किसी कारणवश इस शादी को अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। इसी बात की चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। तभी अचानक एक इंसान आता है जिसका नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। मुरली मनोहर मिश्रा नाम का जब जो व्यक्ति, एक जहाँ शादी समारोह था, वो भी एक राजघराने का परिवार था रामपुर में। तो वहाँ पर जब मुरली मनोहर मिश्रा उस
सकेरे खलीली के पास पहुंचता है दोस्तों। शादी का माहौल था, सब लोग अपने आप में व्यस्त थे। कहीं ना कहीं इसके चेहरे पर एक पछतावा, एक गिलानी महसूस दिखाई पड़ी। तो जो मुरली मनोहर जोशी है, वह मिश्रा है, वह पहुंचकर सकेरे खलीली से पूछता है कि मैम, वैसे तो आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे से अच्छी खासी हैं, लेकिन आपको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है उसका भी एक विशेष कारण है, और वो पुत्र आपको आपका पति नहीं दे सका, मैं वो लड़का आपको दे सकता हूँ। इस तरीके से दोस्तों जब उसने सकेरे खलीली ने उस मनोहर मिश्रा की बातें, मुरली मनोहर मिश्रा की बातें सुनी, तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि आखिरकार तुम ये कैसे जानते हो, मेरी मुलाकात तुमसे पहली बार हो रही है, तुम इस बात को कैसे जानते हो कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है। तो वह कहता है कि मैम, आपके चेहरे से सब कुछ साफ साफ झलक रहा है, और आप तो बात को आगे बढ़ाइए, अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप मुझसे बात कीजिए। वो तो इसी दर्द को लिए हुई बैठी थी कि शायद किसी ने उसकी जो दुखती हुई नस थी उस पर हाथ रख दिया हो। जो सकेरे खलील थी दोस्तों, वो उसकी बातों में आ जाती है, मिश्रा की, मनोहर मिश्रा की बातों में आने के बाद वो उससे कहती कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। तो वह डायरेक्ट छूटती हुई बोलता है दोस्तों, सकेरे खलील के तुम्हारा जो पति है, अपने पति को तुम्हें तलाक देना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा, मुझसे तुम्हें शादी करना पड़ेगी। तब दोस्तों होता है क्या कि वह ऐसा ही करती है, कुछ समय बाद जाती है, और 1984 या 85 के समय में वह अपने यहाँ पर पति के साथ रह रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में आता है कुछ ऐसा कि अपनी पति से, राजो ब्रजी से जो कुछ बातचीत करने के बाद अपने पति से तलाक ले लेती है, और तलाक लेने के बाद वह अपनी बच्चियों को अपने पति के यहाँ पर छोड़ देती है और वहाँ से रामपुर के लिए आ जाती है। रामपुर जहाँ पर जो मुरली मनोहर मिश्रा था, मुरली मनोहर मिश्रा के साथ में उसका जीवन अच्छे खासे तरीके से चल रहा था। अब जो सकेरे खलील थी, वह एक राजघराने से पहले ही बिलोंग करती थी और काफ़ी ज़्यादा संपत्ति की मालिक थी। बताया जा रहा है कि 1947 और 48 के समय की गणना के अनुसार वह 600 करोड़ की मालकिन थी, आज जो कि 5 और 7 हजार करोड़ की मालकिन हो सकती थी। तो दोस्तों इस हिसाब से जो इंसान है मिश्रा, वह उसने उसकी जो संपत्ति है उस पर नज़र डालती हुई उसको अपने कब्जे में ले लिया, और जब जैसे ही उसके पास कुछ उसकी संपत्ति आ जाती है तो उसके हाव भाव, उसका जो नेचर था वो एकदम बदल जाता है, और साथ में जी अपना नाम चेंज कर लेता है। अब साथ में अपना नाम रख लेता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद जब इसने अपना नाम रख लिया और ये बाबा के रूप में पूजने लगता है, तभी अचानक होता है क्या दोस्तों, जब इनकी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी और सब कुछ संपत्ति हड़पने के बाद एक इसने बड़ा अच्छा खासा अपना घर बनवाया, या आश्रम बोले उसको बनवाया, उसमें ठीक ठाक तरीके से रहने लग गया और रहने लग जाता है। तो उसमें जो सकेरे खलीली है, उसकी एक छोटी बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था साहिना। साहिना अक्सर अपनी माँ से, अपने पिता से चोरी छुपके अपने पिता से, अपनी माँ से बात किया करती थी। तब उस समय जो मुरली मनोहर मिश्रा था दोस्तों, तो जो उसकी बात भी करवाता था, लेकिन अब समय यहाँ पर विपरीत होता गया, और अचानक ऐसा आता है कि जो मुरली मनोहर मिश्रा है, तो इसने अपने एक नौकर से कहा कि अब इसको रास्ते से हटाना है और इसको तुम कुछ मिलाकर पिला दो जिससे जो बेहोश हो सके। तो एक दिन ऐसा समय आया दोस्तों कि अपने नौकर ने एक चाय में कुछ ऐसा मिलाया, और चाय को पीने के बाद वह जो लड़की थी सकेरे खलीली, वह बेहोश हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तभी उस समय तो कुछ नहीं हुआ। जब वो अपने सुबह उसकी जब आँख खुलती है सकेरे खलीली की, तब वह अपने आपको एक ताबूत के अंदर पाती है कि जहाँ पर लकड़ी का ताबूत बना हुआ है और वह उसके अंदर बंद है। उसने काफ़ी कोशिश की चीखने की, चिल्लाने की, लेकिन दूर दूर तक उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तभी होता है क्या दोस्तों, अब यहाँ पर उसका सिलसिला खत्म हो जाता है और उसको एक जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। अब बात का खुलासा यहाँ से होता है दोस्तों कि इसकी जो बेटी है वो अक्सर अपनी माँ से बात किया करती थी। अब 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन जो मुरली मनोहर मिश्रा है उसकी बेटी को इधर उधर की बातें बनाकर झूठ बोल दिया करता था, क्योंकि अगर उसकी माँ होती तो वो उससे बात करवाता, लेकिन अब वो मर चुकी थी, किससे बात करवाता। तभी वो दोस्तों उसकी जो छोटी बेटी है वह पढ़ने लिखने में होशियार थी, साथ में वो मुंबई पहुंच गई थी और वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। तभी उसको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और शायद उसको ऐसा लगा कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो चुका है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है। तभी वह डायरेक्ट दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद एक मंत्रालय में जो विशिष्ट टीम रहती है उससे कांटेक्ट करती है और अपनी माँ की गुमशुदगी की वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तो दिल्ली की जो पुलिस है वो रामपुर आती है, रामपुर में आने के बाद छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी दोस्तों पुलिस एक
हालांकि उस समय अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन जो बेटी ने दोबारा कंप्लेंट की तो पुलिस वाले यहाँ पर सख्ती से काम करना स्टार्ट करते हैं और वह पहुंचते हैं वहाँ पर जो रामपुर है। तो जो आश्रम के बगल में या 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक दारू की दुकान थी, वहाँ पर अक्सर उसी जो मुरली मनोहर मिश्रा है उसके यहाँ पर काम करने वाला नौकर था, जो कि काफी समय से उसके पास रह रहा था। वो उस समय उसी दारू की दुकान पर दारू पीने के लिए आता था। तभी वहां पर जो पुलिस की टीम थी जो जांच करने वाली, उसमें से एक सिपाही सिविल ड्रेस पहनकर उसी दारू की दुकान पर पहुंचता है, खुद भी दारू पीता है और साथ में उस नौकर को दारू पिलाता है। उससे बातों बातों में कहता है यार कि तुम्हारे यहाँ पर एक मालकिन रहा करती थी और उस मालकिन का आजकल पता नहीं है। तभी वह कहता है छूटते हुए कि साहब वो तो कहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जो लोग आजकल पुलिस वाले या और भी अन्य लोग हैं वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं, वो किसी को मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा जो मालिक है मुरली मनोहर मिश्रा, उसने उसको एक ताबूत में बंद करके, जो घर में अच्छा खासा कमरा है जहाँ पर लोग बाग आते हैं जाते हैं, जहाँ पर वो बैठा रहता है, उसके नीचे ही एक गड्ढा करके उसने उसके अंदर उसको गाड़ के रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों जब जैसे ही उस पुलिस वाले को, कांस्टेबल को पूरी बात की जानकारी लगी, उस नौकर द्वारा उसने अपने उच्च लेवल के जो अधिकारी है उनको इत्तला किया। इत्तला करने के बाद वहाँ पर जो एक सीबीआई की टीम, पुलिस की टीम और एक मजिस्ट्रेट की टीम वहाँ पर जब वीडियोग्राफर के द्वारा जांच करने के लिए पहुंचती है दोस्तों, वहाँ पर तो खुदाई की जाती है। खुदाई के दौरान देखा जाता है वहाँ पर कि वास्तव में वहाँ पर एक ताबूत निकला है और ताबूत के अंदर एक जो साड़ी पहनी हुई लेडीज जिसके हाथों में चूड़ियाँ भी थी और उसके जो बाल थे लंबे लंबे वो भी वहाँ पर थे। इस तरीके से दोस्तों जब उसका ताबूत निकाला गया, निकालने के बाद जो जो क्या नाम है इसका, मुरली मनोहर मिश्रा, इसको अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 302 का मुकदमा का हत्या लगाकर इसको फिलहाल में जेल डाल दिया गया था उसी समय 1994 में। इसके बाद हमेशा जो मुरली मनोहर मिश्रा है वह कहता रहता है कि मेरे ऊपर जो केस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए हैं वो एकदम मिथ्या है, इनके ऊपर कोई सच्चाई है। लेकिन पुलिस के हिसाब से जो छानबीन की गई थी दोस्तों, इसमें एक पुख्ता सबूत पाए जाते हैं और उसके हिसाब से इसको फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। लेकिन जो अदालत है, कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है, उसने इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आज देखा जाए तो 2024 में इस समय उसकी मुरली मनोहर मिश्रा की उम्र 84 साल की हो चुकी है और वो इस समय भी बाहर निकलने की हर एक संभव कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज की रही ये घटनाक्रम। इस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सतर्क करना है कि ऐसी क्राइम की घटना सुनने के बाद आप लोग भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें और होने वाली दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर सकें। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके सामने एक नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।